हाँ जी बच्चों, क्या हाल चाल है जी। मैं कुलदीप आर्य। कैसे हो आप सब? चलिए जी, देखिए कुछ भी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा कुछ अपने बारे में बताना चाहता हूँ। जैसे कि मैंने अपना नाम बताया कि मेरा नाम कुलदीप आर्य है, और बेटा मैं सीए फाउंडेशन का पेपर नंबर 3 बिजनेस मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग और बिजनेस स्टैटिस्टिक्स पढ़ाता हूँ। और मैं पिछले 25 वर्षों से पढ़ा रहा हूँ, और मैंने सभी जो टॉप लेवल के इंस्टीट्यूट्स हैं उन सभी में मैंने क्लासेस ली है। और अब मैं अपने वेंचर्स के साथ अपनी गूगल ड्राइव और पेन ड्राइव मैं अब अपनी लॉन्च करने वाला हूं, तो जिसके लिए मैं कुछ डेमो सेशंस रिकॉर्ड कर रहा हूं। ये डेमो सेशंस जो मेरे होंगे, ये नवंबर 2020 के लिए तो एप्लीकेबल है ही। इसमें जो जिनका एग्जाम अभी अगस्त में ड्यू है, अगस्त 2020 में, उन बच्चों के लिए भी ये काफ़ी हेल्पफुल होंगे जो उनके रिवीजन के लिए काम आने वाले हैं। तो क्योंकि मैंने बोला कि जी ये मैं नवंबर 2020 के लिए भी एप्लीकेबल होगा, उसी के लिए मैं ये डेमोस्ट्रेशन बना रहा हूं। तो अभी मैं थोड़ा पहले एक बार कुछ सिलेबस के बारे में डिस्कस करूंगा। ठीक है, मैंने आपको बताया कि मैं 25 वर्षों से पढ़ा रहा हूं, और इस दौरान मैंने हजारों स्टूडेंट्स पढ़ाए, और उनमें से काफ़ी सारे बच्चों की रैंक्स भी आई है ना। और अभी लास्ट नवंबर में जो अटेम्प्ट हुआ था, उसमें मेरे स्टूडेंट्स के हाईएस्ट मार्क्स आए थे मैथमेटिक्स के अंदर 99। और ये तो सिर्फ एक लास्ट अटेम्प्ट का नंबर है और सिर्फ एक स्टूडेंट का है। उसमें मेरे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनके 90 प्लस में थे, 97 भी थे, 98 भी थे, 96 भी थे, बट ओवरऑल जो हाईएस्ट मार्क्स आए थे वो 99 आए थे। और ये अटेम्प्ट दर अटेम्प्ट हमेशा होता आया है बेटा। तो होप आपके साथ भी ऐसा ही होगा। तो अभी मैं, जैसे मैंने बोला कि मैं थोड़ा स्टार्टिंग में सिलेबस के बारे में डिस्कस करना चाहूंगा। तो देखिए जी, मैं सिलेबस के बारे में बताता हूं। तो जैसे मैंने बताया कि जी ये सीए फाउंडेशन का सीए फाउंडेशन का बेटा पेपर नंबर 3 है। पेपर नंबर 3 बेटा, ये पेपर टोटली एमसीक्यू बेस्ड होगा। एमसीक्यू बेस्ड होगा, यानी कि हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से एक करेक्ट होगा। अगर आप करेक्ट करते हो तो उस क्वेश्चन पे आपको प्लस का 1 मिल जाएगा, बट अगर आपने रोंग कर दिया तो बेटा इसमें आपको माइनस का 0.25, यानी कि बेटा 1/4 मार्क्स आपका डिडक्ट हो जाएगा। साथ में बेटा मैं इसमें बता रहा हूं कि इस पेपर में आपको कैलकुलेटर अलाउड है। कैलकुलेटर अलाउड है। कैलकुलेटर अलाउड है, लेकिन साइंटिफिक नहीं बेटा, नॉर्मल कैलकुलेटर अलाउड है। ठीक है, और क्योंकि देखो हर कैलकुलेटर की प्रोग्रामिंग अलग अलग होती है। ठीक है, कई कैलकुलेटर्स में मैं आपको कैलकुलेटर ट्रिक भी बताने वाला हूं। तो मैं आपको एक कैलकुलेटर सजेस्ट करूंगा, ये कैसियो MJ12D। मैं दिखा भी रहा हूं, कैसियो MJ12D। बेटा इसमें एक MJ120D भी आता है, एक इसमें 12AD भी आता है। वो नहीं लेने, आपने 12D लेना है। साथ में अगर ये कैलकुलेटर ना मिल पाए तो आप एक दूसरा कैलकुलेटर है सिटीजन का, सिटीजन सिटी 512। बेटा ये इसका मॉडल नंबर है, आप ये भी ले सकते हो। ठीक है बेटा, अब इसके बाद में अगर हम बात करें, देखो मैंने ये कुछ बातें आपको बताई पेपर के बारे में। और अगर बेटा हम देखें कि जी सिलेबस में क्या क्या है, तो बेटा ये 3 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। पेपर आपका 3 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। सेक्शन ए आपका बिजनेस मैथमेटिक्स का होगा। बिजनेस मैथमेटिक्स, ठीक है, ए है बेटा बीच में, वो थोड़ा पेन का गड़बड़ है। इसके 40 मार्क्स होंगे बेटा,
40 ही क्वेश्चंस होंगे। सेक्शन बी जो होगा ये लॉजिकल रीजनिंग, चलो LR लिख देते हैं, ये 20 मार्क्स का होगा, 20 क्वेश्चन होंगे। और जी सेक्शन सी जो हमारा है वो बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का होगा, चलो जी बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, स्टैट्स लिख देते हैं बस, ये 40 मार्क्स का होगा और 40 क्वेश्चंस होंगे। तो ओवरऑल आपके 100 मार्क्स हो गए हैं, ओवरऑल 100 मार्क्स है। पासिंग क्राइटेरिया जो है, अगर आपको इस पेपर में पास होना है तो इस पेपर में पास होने के लिए आपको 40 मार्क्स चाहिए, ठीक है जी। तो अगर मैं देखूं तो 4 पेपर है, तो चारों पेपर में आपको 40 40 40 चाहिए पास होने के लिए। तो अगर आप चारों पेपर में 40 40 भी ले आते हो तो 160 बने। सिर्फ इसी से बात नहीं बनेगी, आपको एग्रीगेट भी देखना है। इंडिविजुअली एक सब्जेक्ट में पास होने के लिए 40 मार्क्स होने चाहिए, बट ओवरऑल पास के लिए आपको एग्रीगेट भी चाहिए 50%, यानी कि 400 में से 200 मार्क्स आपके एग्रीगेट होने चाहिए। एटलीस्ट 50% होंगे तो आप पास होंगे। तो यानी कि मिनिमम के लिए तो आपने पढ़ना ही नहीं है। अब अगर आप देखो कि टोटल चैप्टर्स कितने हैं, तो बेटा बिजनेस मैथ्स के अंदर 8 चैप्टर्स है, लॉजिकल रीजनिंग के अंदर 5 चैप्टर्स है और स्टैट्स के अंदर 6 चैप्टर्स है। तो टोटल आपने 19 चैप्टर पढ़ने हैं। टोटल आपने कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं जी? टोटल चैप्टर्स आपने पढ़ने हैं 19, इसमें से आपके 100 क्वेश्चंस आने हैं। हाँ जी बेटा, ये चीजें आपने देखी, बताया हमने इसके बारे में। अब एक बात और जी बेटा मैं बोलना चाहूंगा कि देखो जी, जैसे ही मैथमेटिक्स का नाम आता है तो मैथमेटिक्स का नाम थोड़ा सा बदनाम माना जाता है। बदनाम इन द सेंस कि कई बच्चे इससे बड़े डरते हैं, और खासकर बेटा कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनके पास 12th में मैथ्स नहीं था, वो विदाउट मैथ्स थे, लेकिन अब फाउंडेशन में मैथ्स उसको करना पड़ेगा। तो जैसे ही वो मैथ्स का नाम सुनते हैं तो वो बड़े डर जाते हैं। या फिर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पास 12th में मैथ्स तो था लेकिन ना होने के बराबर था, ना होने के बराबर, यानी कि वो मैथ्स में थोड़े गरीब रह जाते हैं। तो पहली बात तो ये बेटा, अगर आप मेरे से पढ़ोगे तो आप में से दोनों में से ही किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। ओवर द ईयर मैं पढ़ाता आ रहा हूं ऐसे ही, और ऐसे ही होता है कि नॉन मैथ्स वाले बच्चों के भी बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं। बस आपको एक काम करना पड़ेगा कि जितना मैं आपको गाइड करूं उतना काम आपको रोज करना पड़ेगा, रोज का काम रोज करना पड़ेगा। और आपको एक काम और करना पड़ेगा कि जब आप मेरे से पढ़ रहे होंगे तो एक रजिस्टर तो आप बनाओगे ही, साथ में आप एक छोटी कॉपी और बनाओगे। वो छोटी कॉपी भी कम से कम 100 पेज की होनी चाहिए, जिसमें कि आप शॉर्टकट्स और कॉन्सेप्ट लिखोगे। शॉर्टकट जो मैं बहुत सारे कराऊंगा और कॉन्सेप्ट भी आप सारे उसमें लिखे होंगे, तो बाद में वो आपकी कॉपी मैजिक कॉपी का काम करेगी, ठीक है। अब नहीं तो बेटा बाद में बच्चे मेरे से अक्सर ये पूछते हैं, जब फेस टू फेस बच्चे पढ़ रहे होते हैं तो वो मेरे से कहते हैं लास्ट में आके, क्योंकि शॉर्टकट्स इतने हो जाते हैं, तो वो ये बोलते हैं कि सर अब इन शॉर्टकट को लर्न करने की भी कोई शॉर्टकट बता दो। तो वो शॉर्टकट बेटा मैंने ऑलरेडी बता दिया है आपको, क्या कि आपको एक छोटी कॉपी बनानी है जिसमें सारे कॉन्सेप्ट्स वगैरह आप लिख के चलोगे, ठीक है। तो आज मैं ये नवंबर 2020 के लिए डेमो सेशन रिकॉर्ड कर रहा हूं। चैप्टर का नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज, और ये अगस्त वाले बच्चों के लिए भी, जिनका अगस्त में एग्जाम ड्यू है, उनको भी काफी हेल्प करेगा। वो काफी बच्चे मेरे को इस चैप्टर के लिए रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए जी, चैप्टर का नाम है जो हम अभी स्टार्ट करने वाले हैं डेमो में, सीक्वेंस एंड सीरीज। देखोगे बेटा चैप्टर का नाम सीक्वेंस एंड सीरीज। बेटा बच्चे इसको एपीजीपी के नाम से ज्यादा जानते हैं, एपीजीपी के नाम से ज्यादा जानते हैं। अब देखो बेटा, इसमें मैं आपको 3 कॉन्सेप्ट बताऊंगा। मैं बिल्कुल शुरुआत से करूंगा, मैं ऐसे नहीं करूंगा कि पहला टॉपिक एपी और आपको पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। तो देखिए बेटा, सीक्वेंस क्या होती है। सीक्वेंस बेटा, जब भी हम किन्हीं नंबर्स को ऐसे लिख दे कि वो किसी एक पैटर्न को फॉलो कर रहे हो, एक सर्टेन रूल के थ्रू लिखे जा रहे हो, तो उनको हम बोलते हैं कि वो नंबर हमारे सीक्वेंस में है। तो क्या डेफिनेशन है जी? whenever numbers are written according to a certain rule, or you can say pattern,
पैटर्न भी कह सकते हो, पैटर्न। दे आर said to be in sequence, तब हम उन नंबर को सीक्वेंस में कहेंगे। सीक्वेंस की डेफिनेशन हमने लिखी, वेन एवर नंबर्स आर रिटन अकॉर्डिंग टू ए सर्टेन रूल और पैटर्न दे आर सेड टू बी इन सीक्वेंस। और जी बेटा सीक्वेंस जो होती है ये फाइनाइट भी हो सकती है और इन्फिनाइट भी हो सकती है, एंड इट मे बी फाइनाइट और इन्फिनाइट। सीक्वेंस में भी फाइनाइट और इन्फिनाइट। अब देखिए जी मल्टीपल चॉइस एग्जाम है, एग्जाम्पल्स मैं अभी लूंगा, लेकिन उससे पहले मैं जो बात आपको बोली उसी पे एक एमसीक्यू क्वेश्चन लिख रहा हूं। मैंने लिखा है ए सीक्वेंस में बी, ऑप्शन है ए फाइनाइट, ऑप्शन बी इनफिनाइट, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, और ऑप्शन डी ए और बी। अब देखिए बेटा यहां से असली बात स्टार्ट होती है कि आपने कितने ध्यान से सुना और कितने ध्यान से पढ़ा। तो देखिए अभी हमने ऊपर पढ़ाया तो एक बच्चा क्या कहता है कि सर ने हमें बताया था कि सीक्वेंस दोनों होती है, फाइनाइट भी और इनफिनाइट भी, तो उसके हिसाब से बोथ हो गया। अब अगर लेकिन उसने बोथ को किया तो बेटा उसको नंबर मिलेंगे तो जरूर, लेकिन उसने गलत कर दिया है, और जैसे मैंने बताया कि गलत पे आंसर नेगेटिव का हो जाएगा तो उसको नेगेटिव का नंबर मिलेगा बेटा, माइनस का 0.25। आपको इसी से बचना है। हमने क्या लिखवाया डेफिनेशन में, सीक्वेंस दोनों हो सकती है लेकिन एक टाइम पे कोई एक होगी, आइदर इट विल बी फाइनाइट और इट विल बी इनफिनाइट। तो और वाला आंसर करेक्ट होगा बेटा। तो आपका आंसर जो करेक्ट होगा वो ये है, पॉसिबिलिटी दोनों होती है लेकिन एक टाइम पे कोई एक ही होगी। अगर फाइनाइट है तो वो उस केस में इनफिनाइट नहीं हो सकती, अगर इनफिनाइट है तो वो उस केस में फाइनाइट नहीं हो सकती। बात क्लियर हुई जी आपको? तो बोथ का आंसर नहीं करना है, आपने करना है और, मैंने लिखवाया भी और था। अच्छा जी, अब देखो जी अगर हम सीक्वेंस के कुछ एग्जाम्पल्स देखें, सीक्वेंस के कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस करते हैं जी। देखो मैंने कहा जी मेरे पास पहला एग्जाम्पल है 1/2, 2/3, 3/4, ऐसे चलता जा रहा है। लेकिन बेटा ऐसे अगर आप डैश डैश लगा दोगे तो इसका मतलब इनफिनाइट है, लेकिन मैं इसमें इनफिनाइट का केस नहीं ले रहा अभी। मैं कह रहा हूं कि ये कहीं ना कहीं खत्म जरूर होगी, और मैं कहता हूं कि सपोज ये एन पे खत्म होगी। तो अगर आपको इसकी nth टर्म निकालनी है तो कैसे देखोगे? देखो किसी फॉर्मूले की जरूरत नहीं हो रही, यहां पे सिर्फ जनरल थिंकिंग से हो जाएगा। पहली टर्म में 1 है, दूसरी टर्म में 2 है, तीसरी टर्म पे 3 है, तो nth पे n होगा। फिर मैंने यहां देखा कि अगर यहां 1 था तो यहां 2 है, यहां 2 था तो यहां 3 है, यहां 3 था तो यहां 4 है, मतलब एक ज्यादा आ रहा है। तो एक ज्यादा आ रहा है तो यहां पे n/n+1 हो जाएगा। तो बेटा ये जो लास्ट टर्म आई इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं nth टर्म। अच्छा समटाइम्स बेटा इसको हम जनरल टर्म भी कह देते हैं, और समटाइम बेटा इसको हम लास्ट टर्म भी कह देते हैं, कुछ भी कहा जा सकता है। और एक चीज और ध्यान से सुनोगे, अगर आपने जनरल टर्म निकाल ली है या आपको जनरल टर्म ऑलरेडी दी हुई है तो इससे आप सॉरी बेटा, इससे आप इसकी कोई भी टर्म निकाल सकते हो। सपोज मुझे फर्स्ट टर्म चाहिए तो आप इसमें n को 1 डाल दो तो देखो 1/2 हो गया। अगर सेकंड चाहिए तो n को 2 डाल दो, 2/3 हो गया। अगर थर्ड चाहिए तो n को 3 डाल दो, 3/4 हो गया। तो जनरल टर्म वही होती है जिससे आप उसकी कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हो। तो ये मेरा पहला एग्जांपल हुआ। आपने देखा पैटर्न है, पैटर्न क्या है? ऊपर 1 तो नीचे 2, ऊपर 2 तो नीचे 3, ऊपर 3 तो नीचे 4। एक और एग्जांपल लेते हैं। देखो मैंने कहा बेटा 1 × 2, बेटा ये इंटू है, पॉइंट नहीं है, प्लस 2 × 3 प्लस 3 × 4।
तो पहली बात तो इनको इनटू करके नहीं लिखना, इनको ऐसे नहीं लिखना कि 2 6 12, फिर तो कोई पैटर्न ही नहीं बनेगा। अगर आपने इनटू कर दिया तो पैटर्न ही नहीं है, आपको ऐसे ही लिख के देखना है। तो देखो इसमें भी पैटर्न क्या बना, अगर मैं इसकी आपको जनरल टर्म कहूं तो देखो पहली टर्म 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, तो यहां पे भी n होगा। और आपने देखा इसमें क्या बेटा, एक ज्यादा होता जा रहा है, तो यहां पे n+1 होगा, तो ये इसकी जनरल टर्म हो गई। इसमें भी अगर आपको फर्स्ट टर्म चाहिए तो n को 1 डाल दो, सेकंड चाहिए तो n को 2 डाल दो, सारी टर्म आती चली जाएगी। तो आप देख पा रहे हो कि जी सीक्वेंस में मैंने क्या बोला आपको कि सीक्वेंस में एक पैटर्न होता है। और अभी तक आपने जो पहले दो लिखे हैं बेटा, उसमें हमने उसकी nth टर्म सिर्फ जनरल लॉजिक से लिखी है, हमने उसमें किसी फॉर्मूले की जरूरत महसूस नहीं हुई है, किसी फॉर्मूले की जरूरत हमें महसूस नहीं हुई है। अब देखते हैं बेटा नेक्स्ट एग्जांपल कि क्या हमेशा हम जनरल लॉजिक से लिख पाएंगे या किसी फॉर्मूले की जरूरत भी पड़ेगी। तो चलिए देखते हैं। एक नेक्स्ट एग्जांपल है बेटा, मैंने कहा 2 5 8 11, मैंने कहा इसकी nth चाहिए, ठीक है। अब देखो पैटर्न तो है, पैटर्न क्या है बेटा, पैटर्न ये है कि हर एक नेक्स्ट टर्म पिछले वाली टर्म से 3 ज्यादा है। देखो 2 में 3 ऐड किया 5, 5 में 3 ऐड किया 8, 8 में 3 ऐड किया 11, या फिर आप ये कहो कि दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस 3 आ रहा है, 5 में से 2, 8 में से 5, 11 में से 8, सबका डिफरेंस 3 आ रहा है। तो अगर मैंने तुम्हें कहा कि इसकी जनरल टर्म लिखो, तो देखो बेटा जब हम फेस टू फेस पढ़ाते हैं और बच्चों से पूछते हैं तो वो इसकी जनरल टर्म ज्यादातर बच्चे क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि जी 3 3 बढ़ रहा है ना, तो वो इसको मुझे ज्यादातर बच्चे बताते हैं n+3, वो मुझे ज्यादातर बताते हैं n+3, वो कहते हैं जी n में 3 जोड़ दो, बढ़ते डिफरेंस 3 है। लेकिन ये तो गलत है ना, क्योंकि मैंने क्या कहा कि जनरल टर्म में से अगर आपको पहली टर्म चाहिए तो मैंने क्या बताया, मैंने बताया फर्स्ट टर्म के लिए आप n को 1 डालोगे, सेकंड टर्म के लिए n को 2 डालोगे, थर्ड टर्म के लिए n को 3 डालोगे। अब देखो जब तुम n को 1 डाल रहे हो बेटा, यहां तो वो 4 आ रही है लेकिन यहां तो 2 है, फिर जब आप n को 2 डाल रहे हो तो बाई चांस n को 2 पे 5 आ गया, ठीक है, लेकिन ये बाई चांस है। लेकिन जब आपको थर्ड चाहिए तो आप n को 3 डालोगे तो 6 आ रहा है, लेकिन बेटा वहां पे तो 8 है, तो इसका मतलब ये गलत है। पहली बात तो ऐसे कभी नहीं लिखना, ऐसे नहीं लिखना, क्योंकि जब भी मुझे जनरल टर्म से वापस टर्म चाहिए तो मैं n को 1 2 3 डालूंगा, ठीक है, समझ में आ रही है बात। अच्छा जी, देखते हैं बेटा और क्या पैटर्न हो सकता है। जैसे जी मैंने नेक्स्ट एग्जांपल लिया, मैंने कहा जी ये 1 है, ये 4 है, ये 9 है, ये 16 है, ये 25 है। तो देखो क्या पैटर्न है बेटा, क्या कोई पैटर्न है इसमें, क्या कोई पैटर्न है? हाँ जी बच्चों, कोई पैटर्न है क्या? हाँ जी, कुछ बच्चे मन मन में कह रहे हैं कि जी यस पैटर्न है, ये 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर। तो n पे चाहिएगा तो n का स्क्वायर। देखो इसमें भी मुझे किसी फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन बेटा जो मैंने देखो ये थर्ड एग्जाम्पल लिया था, मैं दिखाता हूं आपको। एक मिनट, हाँ जी, थर्ड एग्जाम्पल जो हमने लिया था इसमें क्या आया था बेटा, इसमें मुझे किसी फॉर्मूले की जरूरत पड़ रही है, मैं लॉजिक से नहीं लिख पा रहा। यहां पे मैं लिख देता हूं वी नीड ए फॉर्मूला। अभी मैं फॉर्मूला डिस्कस नहीं कर रहा, फॉर्मूला, वी नीड ए फॉर्मूला। अभी तक मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे जिसमें हमें कुछ फॉर्मूले की जरूरत महसूस हुई, सिर्फ इस एग्जाम्पल में, बाकी में किसी फॉर्मूले की जरूरत महसूस नहीं हुई। तो यानी कि कुछ को मैं लॉजिक से लिख पा रहा हूं और एक एग्जाम्पल मेरे पास ऐसा आया जिसमें मुझे फॉर्मूले की जरूरत पड़ी, जिसमें मुझे फॉर्मूले की जरूरत पड़ी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैंने आपको ये दोबारा दिखाया है।
हाँ जी बेटा, अभी देखो मैंने एक एग्जाम्पल और लिखा था, ये मैं दोबारा से लिख रहा हूं, 1, 4, 9, 16, 25। आपने मुझे बताया कि अगर मुझे इसकी जनरल टर्म चाहिए कि पैटर्न क्या आ रहा है बेटा, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, n का स्क्वायर, तो इसमें भी मुझे किसी फॉर्मूले की जरूरत नहीं महसूस हो रही है। एक और एग्जांपल लेता हूं बेटा, मैंने कहा 1, 1/2, 1/4, 1/8, इसकी nth, या फिर बेटा मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि 1/3, 1/9, 1/27, डैश डैश डैश। तो अगर मैंने सिर्फ डैश 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 लिख दिया तो इसकी मुझे लास्ट नहीं पता, तो ये मेरी इन्फिनाइट हो जाएगी, ये इन्फिनाइट हो जाएगी, दिस इज इन्फिनाइट। तो बेटा इसमें भी मुझे वी नीड ए फॉर्मूला, इसमें भी हमें एक फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अब देखिए बेटा, यानी कि सीक्वेंस कौन होती है, सीक्वेंस ऐसी होती है जिसमें कोई ना कोई पैटर्न होता है, कुछ सीक्वेंस ऐसी होगी जिसकी जो nth टर्म है, जनरल टर्म है, जनरल लॉजिक से निकल जाएगी विदाउट यूजिंग एनी फॉर्मूला, और कुछ ऐसी होगी कि जिसमें हमें किसी ना किसी फॉर्मूले की जरूरत पड़ने वाली है, जिसमें हमें किसी ना किसी फॉर्मूले की जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है। अब ये मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में इस बात को कनेक्ट करूंगा बेटा। हाँ जी, अब देखो बेटा, जैसे चैप्टर का नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज, तो सीक्वेंस के बारे में तो आपने पढ़ लिया, सीरीज क्या होती है बेटा, सीरीज में कुछ नहीं होता, सिंपल क्या होती है सीरीज, सम ऑफ द टर्म्स ऑफ सीक्वेंस इज नोन एज सीरीज। एग्जाम्पल देखो, आपने बेटा पहला एग्जाम्पल लिया था, जैसे कि मैंने ये एग्जाम्पल लिया 2, 5, 8, 11 nth। अभी देखो बेटा यहां पे क्या हो रहा है, अभी इनको सेपरेट करने के लिए मैंने कोमा लगाया है, लेकिन अगर बेटा मैं इसी में प्लस का साइन डाल दूं, इसी में प्लस प्लस का साइन डाल दूं, तो ये सीरीज बन जाती है। यानी कि सीरीज कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, सीरीज सीक्वेंस से ही बनती है। जैसे कि मैंने अभी एक और एग्जाम्पल लिखा, मैंने कहा 1 × 2 +2 × 3 +3 × 4 n × n+1। तो देखो बेटा ऐसा नहीं कि सिर्फ प्लस के ही साइन है, आप देख रहे हो इंटू भी आ रहा है, इंटू भी आ रहा है, यानी कि मैथमेटिकल साइंस का यूज होना शुरू हो गया है, और बीच में प्लस आ गया है, तो वो सीरीज बन जाती है। और सीरीज भी बेटा फाइनाइट इनफाइनाइट दोनों में से कोई भी हो सकती है। अच्छा, अब आपको एक बात हो जाएगी कि सर क्या प्लस ही होगा, क्या माइनस नहीं आ सकता? जैसे देखो एक और एग्जांपल, अगर बेटा सीरीज डिक्रीजिंग है तो माइनस आ जाएगा, कैसे जी? देखो जी, मैंने एक एग्जांपल लिया, मैंने कहा जी ये 8 है, ये 6 है, ये 4 है, ये 2 है, तो आप देखो क्या हो रहा है बेटा, 2 कम हो रहा है ना, तो यहां 2 कम होगा तो 0 आ गया, फिर 2 कम होगा तो -2 आ गया, फिर 2 कम होगा तो -4 आ गया, यानी कि मैथमेटिकल साइंस का यूज हो रहा है। तो सीक्वेंस से ही बनती है सीरीज, उसमें हमारे मैथमेटिकल साइंस आ जाते हैं, और ये भी फाइनाइट और इनफाइनाइट दोनों में से कोई एक होगी एक टाइम पे, ठीक है। अब देखिए बेटा, हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट करेंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हमारे पास है इसको हम कहते हैं प्रोग्रेशन, प्रोग्रेशन, प्रोग्रेशन। देखो बच्चे, जब भी आपने पहले ये चैप्टर पढ़ा होगा तो नॉर्मली टीचर्स क्या बोलते हैं, वो आते ही ना पहला टॉपिक पढ़ाते हैं और बोलते हैं कि पहला टॉपिक एपी है, ठीक है, पहला टॉपिक एपी है। कमाल की बात है, चैप्टर का नाम सीक्वेंस एंड सीरीज है, सीक्वेंस एंड सीरीज डिस्कस नहीं हुआ, सीधा एपी पे, ठीक है। लेकिन मैं आपको कोई भी टॉपिक ना, कोई भी टॉपिक बिल्कुल स्टार्टिंग से कराऊंगा, ठीक है। मैं ये मान के चलूंगा कि आपको आता नहीं है, और अगर किसी को आता है तो वो उसका साइकोलॉजिकल एडवांटेज है, लेकिन जिसको नहीं आता उसका डिसएडवांटेज कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो देखिए प्रोग्रेशन क्या होती है, ये भी सीक्वेंस का ही पार्ट होता है।
लेकिन बेटा ऐसी सीक्वेंस जिसमें हमें उसकी nth टर्म यानी कि जनरल टर्म या उसकी n टर्म का सम किसी फॉर्मूले से निकालना पड़ता है, वो प्रोग्रेशन कहलाती है। तो देखो बेटा क्या है, एनी सीक्वेंस इज said टू बी progression if its nth term and sum of n terms can be found by using a certain formula। यानी कि देखो, अभी जहां जहां भी एग्जाम्पल में हमने ऊपर लिखा था कि वी नीड ए फॉर्मूला, वो सबकी सब प्रोग्रेशन है। जहां पे हमने लिखा था कि हमें फॉर्मूले की जरूरत है, फॉर्मूले की जरूरत पड़ने वाली है, वो प्रोग्रेशन है। और जो लॉजिक से निकल गया वो सिर्फ सीक्वेंस है, वो सिर्फ सीक्वेंस है। यानी कि दोनों में फर्क क्या है, एवरी प्रोग्रेशन इज ए सीक्वेंस बट एवरी सीक्वेंस इज नॉट ए प्रोग्रेशन। हर एक प्रोग्रेशन एक सीक्वेंस है, लेकिन हर एक सीक्वेंस एक प्रोग्रेशन नहीं है। सीक्वेंस प्रोग्रेशन सिर्फ तभी बनेगी जब उसकी जनरल टर्म या फिर उसकी एन टर्म का सम आप किसी फॉर्मूले से निकालो। किसी फॉर्मूले से निकालोगे तो वो प्रोग्रेशन है। आई थिंक ये बात आपको क्लियर होगी। अब हम यहां से आगे आपको टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशंस डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशंस डिस्कस करेंगे जी। देखिए जी, अगर मैं टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशंस की बात करूं, अगर मैं टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशंस की बात करूं तो बेटा देयर आर 3 प्रोग्रेशंस। पहली होती है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसको आप एपी के नाम से ज्यादा जानते हो। एक होती है बेटा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इसको आप जीपी के नाम से जानते हो। और एक होती है बेटा हार्मोनिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, इसको बेटा हम एचपी के नाम से जानते हैं। तो जहां तक बात फाउंडेशन के सिलेबस की है, तो फाउंडेशन के सिलेबस में ये बहुत ज्यादा डिटेल में है दोनों। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन नहीं है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन भी है बट वो बहुत छोटा सा है। ठीक है, तो एपी जीपी एचपी ये 3 कॉन्सेप्ट है बेटा हमारे, और कुछ हम स्पेशल सीक्वेंसेस पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अभी यहां से आगे का जो हमारा आज का लेक्चर होगा वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के ऊपर होगा। यानी कि यहां से आगे हम आज सिर्फ डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ एपी के कुछ कॉन्सेप्ट। ठीक है जी। तो देखते हैं जी, हम डिस्कस करते हैं एपी के बारे में। एपी क्या होती है? देखो बेटा, पहली बात तो यह है कि एपी ऑलवेज फाइनाइट होगी, सिर्फ इसमें इनफाइनाइट का केस होता ही नहीं है, ऑलवेज फाइनाइट होती है। ठीक है जी। अब देखो जी, एपी फाइनाइट क्यों होती है जी, बच्चे कई बार इसका रीजन पूछ लेते हैं। और बेटा जीपी जो, अच्छा एचपी भी हमेशा सिर्फ फाइनाइट होती है, ये भी फाइनाइट होती है। अच्छा जीपी जो होती है बेटा, ये समटाइम्स फाइनाइट होती है और समटाइम्स इनफाइनाइट होती है। ठीक है जी। अच्छा कई बार ना जब फेस टू फेस पढ़ा रहे होते हैं तो बच्चे इस बात का रीजन पूछ लेते हैं कि सर बताइए आप कि एपी क्यों नहीं इनफाइनाइट हो सकती, जीपी क्यों इनफाइनाइट हो जाती है ना। तो एक्चुअल में ये बहुत ही आगे का कॉन्सेप्ट है, हमने भी ये लगभग जाके ग्रेजुएशन में पढ़ा था कि ऐसा क्यों होता है। लेकिन हम बच्चों को ये नहीं बोल सकते कि जी ग्रेजुएशन में जाओगे तो पढ़ लेना, है ना। तो मैं एक छोटी सी बात बता के चलूंगा बस। तो बेटा देखो, 2 वर्ड होते हैं, आपको बस इससे समझ आ जाएगा। एक होता है कन्वर्जेंट और एक होता है डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट बेटा, कन्वर्ज का मतलब होता है सिकुड़ना,
सिकुड़ना, और डाइवर्ज का मतलब होता है फैलना, डाइवर्ज का मतलब होता है फैलना। तो बेटा एपी की एक प्रॉपर्टी होती है कि ये ऑलवेज कन्वर्ज करती है। बेटा एपी हमेशा कन्वर्ज करती है। तो कन्वर्ज का मतलब है कि ऐसे दोनों एंड मालूम है, सपोज दोनों एंड मालूम है, दोनों एंड मालूम है तो ऐसे, तो जब दोनों ही एंड मालूम है तो वो हमेशा ही फाइनाइट होगी भाई, स्टार्टिंग भी पता है एंड भी पता है, तो इसलिए वो फाइनाइट है। ठीक है, बट बेटा जीपी की एक टेंडेंसी होती है कि समटाइम्स वो कन्वर्ज करती है, समटाइम्स वो डाइवर्ज करती है। अब देखो जब जीपी कन्वर्ज करेगी तो दोनों एंड मालूम होंगे, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में वो फाइनाइट हो जाएगी। लेकिन बेटा जब वो डाइवर्ज करेगी तो उसका एक एंड मालूम नहीं होगा, समटाइम्स उसका लेफ्ट मालूम होगा तो राइट मालूम नहीं होगा, राइट मालूम होगा तो लेफ्ट मालूम नहीं होगा। और जब आपको एक एंड नहीं पता तो इसका मतलब आप उसकी काउंट कर ही नहीं सकते। अब काउंट नहीं कर सकते तो वो क्या हो जाएगी, वो इन्फिनाइट हो जाएगी। तो बेटा जीपी की टेंडेंसी क्या होती है, समटाइम्स वो कन्वर्ज करती है, समटाइम्स वो डाइवर्ज करती है, लेकिन एपी हमेशा कन्वर्ज करती है। तो कन्वर्ज की वजह से एपी हमेशा फाइनाइट है और जीपी हमेशा फाइनाइट नहीं होती, सिर्फ वो इन्फिनाइट भी हो सकती है, लेकिन होगी उनमें से कोई एक, दोनों नहीं, होगी उनमें से कोई एक। ठीक है, अच्छा एचपी क्या होती है, एचपी हमेशा फाइनाइट क्यों होती है, क्योंकि एचपी सिर्फ एपी का रेसिप्रोकल होता है। एचपी क्या होता है, एपी का रेसिप्रोकल। अब देखो जी इस बात पे मैं आपको दो एमसीक्यू क्वेश्चन लेता हूं, इस पे मैं दो एमसीक्यू क्वेश्चन लूंगा, बुक में कहीं भी नहीं मिलेंगे बेटा, किसी भी बुक में नहीं मिलेंगे। देखो जी मैंने एक क्वेश्चन लिया जी, एमसीक्यू क्वेश्चन है, एपी इज ऑलवेज, यहां पे मैंने लिखा फाइनाइट ए ऑप्शन, यहां पे मैंने लिखा इनफिनाइट बी ऑप्शन, यहां पे मैंने लिखा ए और बी, और यहां पे मैंने लिखा ए एंड बी बोथ। तो देखो जी अपनी अभी क्या बोला हमने, अभी हमने बोला कि एपी हमेशा सिर्फ फाइनाइट होती है, तो आप इसका आंसर ये करोगे। इवन अगर ये क्वेश्चन एचपी का आ जाएगा, अगर इवन ये क्वेश्चन एचपी का आ जाएगा तो भी आप फाइनाइट करोगे। ठीक है बेटा, अच्छा आप सोच रहे होंगे थ्योरी क्यों करा रहे हैं, बेटा एग्जाम में थ्योरी आती है, आप कहोगे मैथ्स में थ्योरी, तो बेटा स्टैटिस्टिक्स भी तो है ना, तो स्टैटिस्टिक्स से थ्योरी पार्ट आता है, और कई बार वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन मैथ्स से भी पूछ सकते हैं, आप उसे रोक नहीं सकते। दूसरा क्वेश्चन आता है जी, जीपी इज ऑलवेज, सेम आप ऑप्शंस लिख सकते हो, ए में फाइनाइट, बी में इनफिनाइट, सी में मैंने लिखा ए और बी, डी में मैंने लिखा बोथ। तो देखो जी अब आप बच्चे इतने समझदार हो गए हो, आप कहोगे सर जी ये आंसर है, क्योंकि जीपी समटाइम्स फाइनाइट होती है, समटाइम्स इनफिनाइट होती है, लेकिन एक टाइम पे दोनों नहीं हो सकती, और जिसने दोनों कर दिया तो उसको नंबर नेगेटिव में मिलेगा, ये बात कंफर्म है, और इस नेगेटिव से ही बचना है आपको। उस क्वेश्चन में पॉजिटिव मिले या ना मिले, नेगेटिव नहीं लेना, क्योंकि बेटा एक पॉजिटिव का नंबर लेने के लिए ना आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अब बच्चे इसमें भी पॉजिटिव सोचते हैं, कहते हैं यार मैं 4 गलत करूंगा तो 1 नंबर कटेगा, ऐसा क्या मैं सारे ही गलत कर दूंगा, ऐसी सोच नहीं रखनी, ऐसी सोच नहीं रखनी। ठीक है, हाँ जी, चलो जी अब हमारा चैप्टर का बेसिक कुछ लाइन पे आ गया है। अब हम बात करेंगे जरा अपने टॉपिक की, जिस टॉपिक की मैं आपको कह रहा था कि हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अब हम लेते हैं जी एपी। देखो जी एपी क्या होता है, ये तो मैं बता ही चुका हूं फाइनाइट होगा। तो मैंने कहा सपोज मेरे पास ये कुछ टर्म्स है, a1 a2 a3 an-1 and an will be in AP if, बेटा इनकी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस जो है ना वो सेम होना चाहिए। कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का मतलब a2 माइनस a1 इक्वल टू a3 माइनस a2, ऐसे करते चले जाओ, और an-1, और हम इसको d से डिनोट करते हैं, और इसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, इसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। ठीक है जी, तो ये एपी की बेसिक डेफिनेशन है, ये एपी की बेसिक डेफिनेशन है जी। टर्म्स के कॉन्जिक्यूटिव डिफरेंस सेम होने चाहिए, और अगर सेम हो जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं जी,
उस सब को हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। अगर एक भी जगह पे कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आया तो फिर वो एपी नहीं होगी। चलो जी, अब देखते हैं जी, एग्जाम्पल देखते हैं। देखो जी, अभी हमने एग्जाम्पल लिया था कौन सा? अभी हमने एग्जाम्पल लिया था 2, 5, 8, 11, 14। तो देखता हूं जी कि यहां पे 5 में से 2 गए, 8 में से 5 गए, 11 में से 8 गए, 14 में से 11 गए, सब जगह पे 3। तो ये इसका कॉमन डिफरेंस है। और बेटा जहां से ये स्टार्ट होता है वो इसकी फर्स्ट टर्म कहलाती है। तो फर्स्ट टर्म को हम स्मॉल ए से डिनोट करते हैं जनरली, यानी कि इसमें स्मॉल ए हमारा 2 हो गया और कॉमन डिफरेंस हमारा 3 हो गया। ठीक है जी। अब एक बच्चा कहता है सर आपने बात हमारे से डिफरेंस की थी ना, आपने बात हमारे से डिफरेंस की थी। तो अगर मैं ऐसे करता हूं 2 माइनस 5, 5 माइनस 8, 8 माइनस 11, 11 माइनस 14, सर डिफरेंस तो अभी भी सेम आ रहा है। भाई आप डिफरेंस की बात कर रहे हो तो डिफरेंस अभी भी सेम आ रहा है, अब -3 है। तो मैं एक बात बोलूंगा बेटा, आप बेटा ये भी तो देखो ना कि आपकी सीक्वेंस की नेचर क्या है। देखो आपकी सीक्वेंस की नेचर क्या है, सीक्वेंस की नेचर है इंक्रीजिंग, नंबर्स बढ़ रहे हैं। तो नंबर्स बढ़ रहे हैं तो कॉमन डिफरेंस भी प्लस का आना चाहिए ना, माइनस का नहीं। तो इसलिए कभी भी जब आप एपी चेक करोगे हमेशा नेक्स्ट में से ही पिछले को माइनस करना है बेटा। 5 में से 2, 8 में से 5, पहले से दूसरे को नहीं करना, क्योंकि वो उसकी नेचर के अगेंस्ट हो जाएगा। तो एक तो आपने ये बात याद रखनी है कि बात सिर्फ डिफरेंस की नहीं है, बात उसकी नेचर की भी है। और नेचर उसकी तभी सेम हो पाएगी जब आप नेक्स्ट में से पिछले को माइनस करें। तो एक तो आप ये बात पक्का याद रखोगे। ठीक है बेटा, आई थिंक आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि जो मैं आपको बताने वाला था। अब जरा थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखो अब धीरे धीरे करके हम फॉर्मूलों की तरफ चलेंगे। मैंने कहा बेटा देखो, अगर मेरे पास फर्स्ट टर्म ए है और मेरे पास कॉमन डिफरेंस डी है, फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस डी है, तो देखो बेटा मैंने आपको बोला कि क्या होगा फिर पहली टर्म ए। अब जब कॉमन डिफरेंस डी है तो आप बढ़ोगे ना, तो सेकंड टर्म में मैं कर दूंगा ए प्लस डी, फिर नेक्स्ट में मैं कर दूंगा ए प्लस 2d, फिर नेक्स्ट में मैं कर दूंगा ए प्लस 3d, ऐसे चलता जा रहा है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जी इसकी nth क्या होगी। अब देखो जी, एक बच्चा जो है मेरे को कह रहा है सर a प्लस एन डी होगा, और एक दूसरा बच्चा कह रहा है सर ये नहीं ये होगा। ठीक है, अब मैं बेटा सेकंड वाले बच्चे के साथ जाऊंगा, मैं बोलूंगा बिल्कुल जी सेकंड वाला करेक्ट है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होगा जी, डी होगा बेटा ये a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्यों होगा जी, देखना जरा, जब बेटा आप पहली टर्म ले रहे हो तो उसमें डी है ही नहीं ना, जब दूसरी टर्म ले रहे हो तो उसमें डी का मल्टीपल 1 है, जब तीसरी ले रहे हो तो डी का मल्टीपल 2 है, जब चौथी ले रहे हो तो डी का मल्टीपल 3 है। यानी कि मैं जोन सी टर्म ले रहा हूं, डी में उससे एक कम नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन इसमें तो आप एन कर रहे हो, इसलिए ये गलत है, इसलिए हमने एन माइनस 1 किया है। तो बेटा इसी को हम क्या कहते हैं, जनरल टर्म और nth टर्म और लास्ट टर्म ऑफ एन एपी। अब देखो बेटा इसका फॉर्मूला नंबर 1 हमारा आ गया जी। अब जनरल टर्म निकालना हो, लास्ट टर्म निकालना हो या nth टर्म निकालना हो तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है जी टी एन कहेंगे, ए एन भी कह सकते हो, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और बेटा समटाइम्स हम इसको एल भी कहते हैं। तो ये मेरा पहला फॉर्मूला आ गया जी, जनरल टर्म निकालने का फॉर्मूला। आपको फर्स्ट टर्म पता है, आपको कॉमन डिफरेंस पता है, आप उसकी कोई भी टर्म निकाल सकते हो। और ये बेटा फॉर्मूला जो होता है ये बिगिनिंग से होता है, स्टार्टिंग से, यानी कि अगर मैंने कहा आपको 20th टर्म निकालो तो आप शुरू से 20th निकालोगे, अगर मैंने कहा 25th निकालो तो शुरू से 25th निकालोगे। लेकिन अगर एग्जाम में आपसे पूछ लिया गया कि आप एंड से बताओ,
एंड से बताओ तो उसका फॉर्मूला अलग है। ठीक है, तो वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। हाँ जी बच्चों, अभी आपने जनरल टर्म का फॉर्मूला पढ़ा। टी एन इक्वल टू, ये मेरा पहला फॉर्मूला हो गया, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और समटाइम्स बेटा हम इसको एल भी कहते हैं। तो ये क्या है, फ्रॉम बिगिनिंग, एनथ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग है बेटा, स्टार्टिंग से। बेटा कहीं अगर आपको कह दे कि फाइंड करो एनथ टर्म फ्रॉम एंड से, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी। एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी, ये एंड से निकालने का फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब चलो जी पहले हम इसी के बारे में कुछ डिस्कशन कर लेते हैं, कुछ इसी के क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आगे फॉर्मूलों की बात करेंगे। पहले इसी के ऊपर क्वेश्चन कर लेते हैं बेटा। हाँ जी, देखो जी पहले हम इसी के ऊपर क्वेश्चन लेते हैं। मैंने कहा जी एक क्वेश्चन है, फाइंड 20th टर्म ऑफ 258, ऐसे है जी, और इसकी 20th मांगी है। तो देखो जी जब आप सॉल्यूशन करोगे तो इट इज एन एपी, ये बात कंफर्म है। इसकी फर्स्ट टर्म 2 है, इसका कॉमन डिफरेंस 3 है, और आपको 20th कह रहे हैं तो n20 है। तो जी डायरेक्ट फॉर्मूले में डालेंगे a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो आपके पास आ गया जी कितना, 2 प्लस 20 माइनस वन इंटू 3, तो ये आपके पास आ गया जी 2 प्लस 57, यानी कि ये आ गया जी T20 चाहिए बेटा, TN था, चलो T20 ही लिख देते हैं। तो आपके पास T20 बन गया जी 59, कैलकुलेशन देख लेना बेटा, 19 इंटू 3 57 हो जाएगा, प्लस 2, A2 है, D3 है, N20 है। तो जी अगर आपको फर्स्ट टर्म पता है और कॉमन डिफरेंस पता है तो आप उसकी कोई भी टर्म निकाल सकते हो, कोई भी टर्म निकाल सकते हो। और देखो जब तुम्हें सिर्फ ये कहा ना 20th बताओ, तो आप अंडरस्टूड है कि शुरू से ही निकालनी है। अगर उसको टर्म एंड से चाहिएगी तो वो स्पेशली बोलेगा कि आपको ये टर्म एंड से चाहिए, ये टर्म एंड से चाहिए। तो देखो जी मैं आपको एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या होगा जी समझो जी। देखो बेटा, मैंने कहा बेटा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, मुझे कहा इफ 2 5 8 एंड में है बेटा 59, वही क्वेश्चन है। अब आपको कहा फाइंड फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंड, आपको फिफ्थ टर्म चाहिए फ्रॉम एंड। अब कैसे करेंगे, अब कैसे करेंगे, अब देखो A2 है, D3 है, L59 है, और आपको कह रहे फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंड। तो जो टर्म आपको फ्रॉम एंड कहा गया है उसको मैं एन लूंगा, उसको मैं एन लूंगा। तो क्या होगा बेटा, आप कहोगे L माइनस एन माइनस वन इंटू डी, इसमें डालो 59 माइनस 4 इंटू, क्योंकि 5 में से एक जाएगा तो 4 बचेंगे, और D3 है, तो 59 में से 12 जाके कितने बचेंगे जी 47। बेटा अगर आप एंड से फिफ्थ टर्म निकालोगे तो वो 47 आ जाएगी। ठीक है, अब इसी में बेटा हमारे पास ना एक क्वेश्चन और होता है, एक क्वेश्चन सेम इसी क्वेश्चन को वो एक तरीके से और कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं समझो। आप देखोगे बेटा एक क्वेश्चन मेरे पास और आया, सेम क्वेश्चन है, इफ 258 लास्ट में 59, मुझे कहा फाइंड टोटल टर्म। अब देखो टोटल टर्म का मतलब ये 2 से 59 तक सारी कितनी है,
ठीक है, तो अगर मैं कहता हूं कि वो सारी टर्म मेरी एन है, तो चलो दैट इज मुझे एन की वैल्यू फाइंड करनी है। पिछले क्वेश्चन में मुझे फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंड कहा था, तो मैंने एन की जगह पे 5 ले लिया था, लेकिन अब आप ऐसा नहीं करोगे, आपको सारी टर्म बतानी है, कितनी है, सारी टर्म बतानी है बेटा। तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका देखो जी, ये मेथड 1 है, आपको ए पता है 2 है, आपको डी पता है 3 है, आपको एल भी पता है 59 है। बेटा जी आप क्या करोगे, आप सिंपल एक काम करोगे कि आप एल के फॉर्मूले में डालोगे, इसमें आप वैल्यू डालोगे 59, ए की वैल्यू 2 है, n-1, डी की वैल्यू 3 है। ये हो गया बेटा आपका, अगर आप इसको इधर ले जाओगे 57, मैं इस 2 को इधर ले गया, और आप चाहो तो 3n-3, तो इसके बाद बेटा ये हो जाएगा 60 इक्वल टू 3n, तो यहां से बेटा आपकी n की वैल्यू 20 आ गई। तो आपने प्रॉपर फॉर्मूले में डाल के n निकाल लिया, ठीक है। लेकिन देखो इसका मैं आपको अभी एक शॉर्टकट भी बताने वाला हूं, होगा यही, बस वो एक स्टेप में हो जाएगा, वो एक स्टेप में हो जाएगा। और इसका शॉर्टकट क्या है बेटा, आप देखोगे इसी क्वेश्चन का मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूं, एक शॉर्टकट बताता हूं, आप लिखोगे टू फाइंड n when a d and l आर नोन। आपको n निकालना है, आपको a पता है, d पता है, l पता है, तो बेटा ये इसका शॉर्टकट फॉर्मूला है जो आप एक स्टेप में कर सकते हो। और शॉर्टकट की अहमियत होती है बेटा, n है डायरेक्ट l माइनस ए बाई डी प्लस 1, ये डायरेक्ट फॉर्मूला लर्न कर लोगे। अब देखो अगर मैं इसमें वैल्यू डालूंगा तो डाल के देखो बेटा, L 59 है, ये 2 है, ये 3 है, ये प्लस 1। अब देखो 57/3 19 हो जाएगा, और ये प्लस 1, तो आपका n की वैल्यू 20 आ गई। ठीक है जी, तो nth टर्म पे बेटा 3 सिचुएशन हो सकती है, मैंने तीनों सिचुएशन के क्वेश्चंस आपको करा दिए। ठीक है, अब इसके बाद में हम बात करेंगे सम की। सम का फॉर्मूला भी मैंने ये भी तो कहा था कि प्रोग्रेशन में हम सम भी निकाल सकते हैं, तो अब हम बात करेंगे सम की, कि अगर हमें सम निकालना है तो सम में क्या होगा बेटा, देखो। हाँ जी बच्चों, तो अब मैं बात करता हूं बेटा, टू फाइंड सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी, और एपी में फिर से वही ले रहा हूं 2 5 8 11। चलो नहीं, अभी तो फॉर्मूले की बात कर रहे हैं, अभी तो फॉर्मूले की बात कर रहे हैं। तो फॉर्मूला बेटा इसका पहला फॉर्मूला नंबर 1, एस एन होता है बेटा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। बेटा ये हम तब लगाएंगे व्हेन आपको a पता हो, d पता हो, n पता हो। ये अगर हमें दिए होंगे तो हम इस फॉर्मूले में डाल देंगे। बट बेटा कई बार क्या होता है, हम इसी फॉर्मूले को थोड़ा चेंज भी कर सकते हैं। चेंज कैसे कर सकते हैं जी, देखो अगर मैं इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं, आप देखो जी फॉर्मूला नंबर 2, n/2 है ही बेटा a प्लस n-1 इंटू डी। बेटा 2a को मैंने a प्लस ए लिख दिया, लेकिन आप जानते हो ये तो l है, ये तो l है, तो आप लिख सकते हो n/2 a प्लस l। तो जनरली ये फॉर्मूला कब लगेगा, व्हेन a l एंड n आर नोन, आप तब ये फॉर्मूला लगा सकते हो। ठीक है जी, तो आपने सम का फॉर्मूला पढ़ा बेटा, आपने फॉर्मूला पढ़ा जनरल टर्म का, तो अब हम सम के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, सम के कुछ क्वेश्चंस करेंगे जी। देखिए बेटा मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, मैंने कहा जी फाइंड
सम ऑफ 20 टर्म्स ऑफ एपी, मैं वही एपी लिख रहा हूं nth तक, लेकिन वो 20 का कह रहा है। तो देखो जी, जब आप सॉल्यूशन करोगे तो a आपका 2 हो गया, d आपका 3 हो गया, n आपका 20 हो गया। आप सिंपल एस एन के फॉर्मूले में डालोगे n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब जब आप यहां पे वैल्यू डालोगे तो 20/2 2 इंटू 2 19 इंटू 3 तो 10, ये 57 4 61, तो बेटा ये 610 आ जाएगा, ये आ जाएगा जी 610। ये हमारा क्वेश्चन है जी किसका, सम के ऊपर, जब आपको ए पता है, डी पता है और आपको एन पता है। आप देख सकते हो जी क्वेश्चन आपके सामने है। अब इसी की हम दूसरी सिचुएशन लेंगे बेटा, इसी की हम दूसरी सिचुएशन ले रहे हैं। हाँ जी, इसी की दूसरी सिचुएशन क्या है जी, आपको कहा जी फाइंड सम ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ एपी 2 5 8 एंड में 59। अब देखो बेटा, सम तो चाहे आप कोई भी ले रहे हो, 59 है बेटा एंड में, फॉर्मूला तो कोई भी ले रहे हो, सम में पहला या दूसरा, एन तो मालूम होना चाहिए, लेकिन इसमें एन मालूम नहीं है। इसमें क्या क्या मालूम है देखना, आपको ए मालूम है 2 है, डी मालूम है 3 है, एल मालूम है 59 है, एन मुझे मालूम होना चाहिए, पता नहीं है। तो बेटा अभी तो तुम्हें फॉर्मूला बताया था एन निकालने का, क्या फॉर्मूला बताया था, एन इक्वल टू एल माइनस ए बाई डी प्लस 1, एल माइनस ए बाई डी प्लस 1। तो आप इसमें वैल्यू डालोगे, इसमें वैल्यू डालोगे तो क्या बनेगा देखो, 59 माइनस 2 बाई 3 प्लस 1, तो ये 20 आ गया बेटा एन। अब अगर एन 20 आ गया तो अब आप फॉर्मूले में डाल के सोल्व कर सकते हो, फॉर्मूले में डाल के आप सोल्व कर सकते हो। अब देखिए जी, यहां से आगे अगर हम सम का करेंगे तो सम में आपने क्या करना है जी, सम में देखो जी, हम बात करेंगे कि जी सम की, तो देखो सम का फॉर्मूला अभी आपने पढ़ा था n/2 a प्लस एल, n/2 a प्लस एल, तो n 20 हो गया बेटा, a आपका 2 है, l आपका 59 है, तो ये फिर से हो गया 10 इंटू 61, आंसर आ गया जी 610। ठीक है बेटा, बात क्लियर है आपको, आई थिंक सभी को समझ आ रहा होगा। ठीक है, अब बेटा ये तो थे आपके सीधे सीधे क्वेश्चन। ठीक है, सीधे क्वेश्चन क्या जी, आपको n पता है, a पता है, d पता है, तो आपसे कहा टर्म बताओ। आपको l पता है, a पता है, d पता है, n पता है, ये सब पता है, तो कहा है सम बताओ, और AP है ही, तो सबने बिल्कुल आराम से क्वेश्चन सोल्व कर लिया। ठीक है, बट बेटा अब हम करेंगे कुछ उल्टे क्वेश्चन। ठीक है, अब हमने करने हैं उल्टे क्वेश्चन। अब जब मैं बोलता हूं कि उल्टे क्वेश्चन तो बच्चे सोचते हैं डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गया जी, नहीं जी ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो देखते हैं, और ये क्वेश्चंस बेटा इंपॉर्टेंट है, तो मैं एक क्वेश्चन लूंगा बेटा, मैंने बोला उल्टे क्वेश्चन। बेटा पहला क्वेश्चन है, आपको कहा है इफ टी एन इक्वल टू 3n प्लस 5, आपको बोलेंगे कि फाइंड करो ए एंड डी, आपको कहेंगे जी फाइंड करो ए एंड डी। अब देखो बेटा कैसे करेंगे, क्लास की शुरुआत में बताया था कि अगर टीएन आपको मालूम है तो आप इससे कोई भी टर्म निकाल सकते हो। सपोज आपको फर्स्ट चाहिए तो आप एन को 1 डालोगे, सपोज 2 चाहिए तो आप एन को 2 डालोगे, सपोज आपको 3 चाहिए, थर्ड चाहिए तो एन को 3 डालोगे। तो चलो जी डालते हैं, 3 इंटू 1 प्लस 5, बेटा ये 8 आ गया, 3 इंटू 2 प्लस 5, बेटा ये 11 आ गया, 3 इंटू 3 प्लस 5, बेटा ये 14 आ गया। तो देखो 8 11 14 एपी बन गई, एपी बन गई। अब आपका ए हो गया 8 और आपका डी हो गया 3। ये आपका क्वेश्चन हो गया जी, ये आपका मेथड 1 है बेटा, ये आपका मेथड 1 है। बट बेटा मैं आपको एग्जाम में ये मेथड सजेस्ट नहीं करूंगा, मैं आपको इसका एक शॉर्टकट बताऊंगा।
ठीक है, मैं इसका आपको एक शॉर्टकट बताने वाला हूं। शॉर्टकट में आपने क्या करना है जी, आप शॉर्टकट देखोगे। शॉर्टकट में क्या करना है, सिंपल आपने एक काम करना है, ये लेते हैं जी इसी क्वेश्चन का शॉर्टकट। हाँ जी, क्या शॉर्टकट है बेटा, आपको टीएन दिया हुआ है 3n+5। बेटा देखो फर्स्ट टर्म के लिए या तो तुम इन दोनों को जोड़ दो, 3 और 5 को। तो देखो मैं 3 और 5 को जोड़ रहा हूं, तो मैंने कहा ऐड 3 and 5, तो 8 आ गया। या फिर तुम एक काम करो कि आप n को 1 डाल दो, तो n को 1 डाल दोगे तो भी 8 आ जाएगा। तो फर्स्ट टर्म तो बेटा आपकी 8 हो गई। और कॉमन डिफरेंस के लिए क्या करना है, कॉमन डिफरेंस के लिए क्या करना है, मल्टीपल ऑफ n विद साइन। बेटा मल्टीपल ऑफ n जो होगा विद साइन वो आप लोगे। विद साइन का मतलब देखो यहां +3 है ना, तो आप d को जो लोगे वो +3 ले लोगे, डायरेक्ट आ जाएगा बेटा, कुछ करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट आ गया जी आपका A8 आ गया, D3 आ गया। ठीक है बच्चों, अब आप यहां से आगे देखोगे, हाँ जी मैं एक और क्वेश्चन ले रहा हूं। मैंने कहा जी इफ Tn इक्वल टू -5n+16, आपको कहा फाइंड A एंड D। आप देखो जी, अब शॉर्टकट से करेंगे, तो आप 16 और -5 को जोड़ दोगे तो 11 आ जाएगा, या फिर आप n को 1 डाल दोगे तो भी a कितना हो गया, 16 - 5 हो गया 11। और d क्या हो जाएगा बेटा, मल्टीपल ऑफ n विद साइन, मल्टीपल ऑफ n विद साइन, यानी कि d मेरा क्या आ गया, -5 आ गया। तो आपने देखा जी कि ये हमें शॉर्टकट लगाना है इस टाइप के क्वेश्चन में। ठीक है बच्चों, अब जरा एक बच्चा कहता है, एक बच्चा कह रहा है, क्या कह रहा है कि सर अगर वो हमें क्वेश्चन में ऐसे दे दे 3n² + 5n और कहे ये एपी है, ऑफ एन एपी, देन फाइंड ए एंड डी। बेटा ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों नहीं है पॉसिबल, अभी आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा था एपी की जनरल टर्म का, आपने फॉर्मूला पढ़ा था ये। तो अगर ये एपी है और उसकी nth टर्म है तो n की पावर तो हमेशा 1 ही रहेगी, n की पावर 1 से ज्यादा हो ही नहीं सकती। और अगर उसमें n की पावर 1 से ज्यादा हो रखी है और वो tn भी कह रहा है तो वो एपी तो नहीं है, दिस इज श्योर। तो यही मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इंपॉर्टेंट, आप याद रखोगे, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार थ्योरी में पूछ सकते हैं। nth term of an AP is always a linear, लीनियर लिखा है बेटा, लीनियर LINEAR, दोबारा लिख देता हूं, लीनियर एक्सप्रेशन। लीनियर क्यों जी, जब n की पावर 1 होती है तो उसे लीनियर कहते हैं, जब n की पावर 2 होती है तो उसे क्वाड्रेटिक कहते हैं, जब n की पावर 3 होती है तो उसे क्यूबिक कहते हैं। ठीक है, तो एपी में अगर टीएन कह रहा है तो ये क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। तो आपने पहली टाइप सीख ली बेटा कि कैसे हमें इस टाइप के उल्टे क्वेश्चन को सोल्व करना है। अब देखते हैं बेटा जरा नेक्स्ट टाइप लेते हैं।
हाँ जी। अब बेटा एक मैं उल्टे क्वेश्चन की बात करता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफी टाइम पेपर में आता है। इफ एस एन इक्वल टू 3n² प्लस 5n, फाइंड ए डी, और कई बार बेटा टीएन भी पूछ लेता है, ये बताना है। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन करने के लिए पहले मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताऊंगा। दो मेथड है, पहले आप कॉन्सेप्चुअली सीखोगे फिर शॉर्टकट सीखोगे। तो इसका मेथड वन क्या है बेटा, पहले तो मैं आपको ये जरा एक बार S1 S2 S3 का मेथड बताऊंगा, इस सम का फंडा बताता हूं। बेटा सपोज आपके पास ये टर्म्स है A1 A2 A3 an-1 एंड an। तो देखो Sn का क्या मतलब है बेटा, अगर मैं Sn कहता हूं तो Sn का मतलब तो इन सब का टोटल ना, Sn का मतलब तो इन सब का टोटल। तो अब देखो अगर मैं S1 कहूंगा तो S1 का मतलब पहली टर्म, ये फर्स्ट है बेटा, फर्स्ट टर्म। अगर बेटा मैं S2 की बात करूंगा तो कई बार बच्चे बोलते हैं सर S2 का मतलब A2, नहीं, ध्यान से देखो, S का मतलब सम, कितनी टर्म का, दो टर्म का, तो A1 प्लस A2। S3 का मतलब तीन टर्म का सम, A1 प्लस A2 प्लस A3, A1 प्लस A2 प्लस A3। और जी अगर मैं इसके बाद देखूं, हाँ जी, अब देखो जी अगर मैं इसको ऐसे ही बढ़ाता चला जाऊं, इसको ऐसे ही बढ़ाता चला जाऊं, तो देखो लास्ट में चलते 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 मैंने कहा ये मेरा Sn-1 है, तो A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस an-1, और सबसे एंड में आ जाएगा A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस an। ये हो गया बेटा, हम यहां तक पहुंच गए। ठीक है, अब देखो अगर मैं S2 में से S1 को माइनस कर दूं, तो देखो लेफ्ट पे माइनस करूंगा S2 में से S1, तो इधर भी तो माइनस करोगे, A1 से A1 कट जाएगा। S3 में से S2 माइनस कर दूं तो ये A1 A2 कट जाएगा। तो देखते हैं जी कि क्या होगा, यहां से आगे देखते हैं, यहां से आगे क्या होगा जी। देखो जी यहां से आगे मैं क्या कह रहा हूं आपको, मैंने कहा बेटा S1 तो आपका A1 था ही, ये तो फर्स्ट टर्म है, यानी कि आप इसको A मान सकते हो, आप इसको A मान सकते हो। अब मैंने कहा S2 में से S1 को माइनस कर दो, तो S2 था A1 प्लस A2, और ये था A1, तो ये कट गया। तो अब देखो ये मेरी सेकंड टर्म आ गई बेटा। S3 में से S2 को माइनस कर दो, तो A1 प्लस A2 प्लस A3 माइनस A1 माइनस A2, तो ये दोनों कट गए, तो ये आपका A3 आ गया। तो देखो ये थर्ड टर्म आ गई। अब बेटा मैं आपको एक यहां के हिसाब से एक फॉर्मूला बताने वाला हूं। तो अगर मैं Sn में से Sn-1 माइनस करूं, तो फटाफट देखो, जब आप S2 में से S1 माइनस कर रहे थे तो A2 आ रहा था, यानी कि ये नंबर आया ये वाला। जब आपने S3 में से माइनस किया S2 को तो भी A3 आया, यानी कि ये वाला नंबर जो यहां लिखा है। तो इसका मतलब ये क्या होगा, An या फिर Tn। तो कई बार ये थ्योरी में पूछ सकते हैं, आपको कह सकते हैं Sn-1 किसके बराबर होता है, तो आप कह सकते हो जी ये हमारी जनरल टर्म होती है। तो एक मेथड तो बेटा हमारा क्वेश्चन में ये है कि आप एक मेथड तो क्वेश्चन इस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, तो पहले तो हम इस तरीके से देखते हैं जी क्वेश्चन को करके, पहले तो हम इस तरीके से देखते हैं। तो इस तरीके से अगर हम क्वेश्चन करेंगे, तो देखो जी क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था बेटा आपके पास Sn इक्वल टू 3n² प्लस 5n। अब देखो जी पहले आप n को 1 डालोगे, तो 3 प्लस 5 8 हो गया। फिर आप n को 2 डालोगे, तो 3 इंटू 4 और 2 डालोगे, 3 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 2, तो 12 और 10 ये 22 हो गया। फिर आप 3 डालोगे, तो 27 प्लस 15
ये 42 हो गया। तो अब अगर आप टर्म्स निकालोगे तो टर्म्स कैसे निकलेगी, S1 S2 माइनस S1 S3 माइनस S2, अभी बताया था ना। तो S1 तो 8 है, S2 माइनस S1 करोगे तो 14 आ गया, S3 माइनस S2 करोगे तो 20 आ गया। अब देखो ये AP बन गई, अब AP बन गई तो A तुम्हारा कितना हो गया, A तुम्हारा हो गया 8 और D तुम्हारा हो गया 6। A 8 आ गया, D 6 आ गया। ये हमारा पहला मेथड चल रहा है जी, जो आपको अभी एक्सप्लेन किया था। A 8 आ गया, D 6 आ गया। अब यहां से आगे अगर A और D पता लग गया तो आप TN बड़े आराम से निकाल सकते हो। तो देखो जी TN में क्या करोगे, आप करोगे जी TN A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। तो देखो जी A 8 था और D आपका 6 था, बेटा ये आ गया 6N प्लस 2, ये आपका बना TN, ये बना जी TN। ठीक है जी, ये मेथड 1 है। बट बेटा मैं आपको एक इसका मेथड 2 बता रहा हूं, शॉर्टकट। मैं इसका शॉर्टकट मेथड ले रहा हूं जी। देखो जी शॉर्टकट में आपने क्या करना है, क्वेश्चन था बेटा आपका ये 3n² प्लस 5n। तो सबसे पहले a फाइंड करने के लिए तो क्या करना है, वही करना है जो पीछे कर रहे थे, या तो इन दोनों को जोड़ दो या फिर n को 1 डाल दो। तो a तो आपका 8 ही आ गया। अब बेटा कॉमन डिफरेंस पिछले केस में क्या कर रहे थे, अगर ये था 3n प्लस 5 tn था तो मैंने कहा था n का मल्टीपल लेना है, लेकिन Sn के केस में n का मल्टीपल नहीं लेना, बल्कि d के लिए क्या शॉर्टकट है, ये होता है मल्टीपल ऑफ n² विद साइन और उसका ट्वाइस, यानी कि उसमें 2 से इंटू करना है। तो अगर आप देखो मल्टीपल ऑफ n² कितना था, ऊपर 3 था, तो देखो जी d क्या बन गया, d क्या बन गया फिर आपका डायरेक्टली, d आपका बन जाएगा 2 इंटू 3, 6 आंसर आ गया। आपको वैसे करने की जरूरत ही नहीं है, वो तो मैंने सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी के लिए बताया था। ठीक है, मैं एक और क्वेश्चन ले रहा हूं। मैंने कहा जी Sn दिया हुआ है -3n² प्लस 5n। अब देखो a तो क्या हो जाएगा, आप n को 1 डालोगे तो 5 में से 3 गए 2, और d क्या हो जाएगा, -3 में 2 से इंटू करोगे, इंटू 2, तो d -6 आ गया जी। आ रही है बात समझ में, आ रही है बात समझ में। तो आपको ये शॉर्टकट लगाना है बेटा। अब यहां से आगे देखेंगे एक और छोटा सा क्वेश्चन बच्चे पूछते हैं अक्सर, क्या कहते हैं, सर अगर क्वेश्चन में ऐसे आ जाता, ऐसे आ जाता और एपी भी कहते, तब हम क्या करते। बेटा पहली बात तो वो ऐसा कहेंगे ही नहीं। क्यों नहीं कहेंगे, देखना एसएन का फॉर्मूला क्या था, ये था ना। अगर एपी है तो एसएन का फॉर्मूला होता ही ये है। अब देखो एक एन बाहर है और एक एन यहां है, अगर मैं इन दोनों को गुणा करूंगा तो एन की हाईएस्ट पावर होगी ही 2, तो ये तो फिर क्यूब तो बन ही नहीं सकता। तो यही मेरा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है बेटा, मेरा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, क्या जी, आपको कहेंगे सम ऑफ एन एपी इज ऑलवेज, फिर ऑप्शन में लिखा होगा लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, तो आप ध्यान रखोगे क्वाड्रेटिक होता है। क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक क्यों होता है बेटा, क्योंकि एन की हाईएस्ट पावर 2 होती है तो उसको हम क्वाड्रेटिक कहते हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ आ गई जी, ये बात भी आपको समझ आ गई। चलो अब बेटा देखो, मैं जब पढ़ाता हूं तो मैं बच्चों को कुछ बातें बताता हूं,
शॉर्टकट्स तो बताता ही हूं, साथ में मेरे अपने कुछ रिजल्ट्स है, फिक्स रिजल्ट, उनको मैं बोलता हूं स्टैंडर्ड रिजल्ट। क्या बोलता हूं? स्टैंडर्ड रिजल्ट। अब जरा आप ध्यान से सुनोगे, मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं, एक क्वेश्चन ले रहा हूं, आपको क्या कहा? इफ, देखो बेटा, आपको कहा है, क्वेश्चन लिख रहा हूं कि पीएथ टर्म एम है, क्यूएथ टर्म एन है। आपको कहेंगे कि आप फाइंड करो इसका कॉमन डिफरेंस। कई बार बेटा वो फर्स्ट टर्म भी पूछेंगे, कई बार वो फर्स्ट टर्म भी पूछ सकते हैं, कह सकते हैं आप इसकी फर्स्ट टर्म बताओ, कई बार कोई दूसरी टर्म भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो टीपी का मतलब क्या है? एपी की पीएथ टर्म। टीक्यू का क्या मतलब है? एपी की एनएथ टर्म। अब सुनो ध्यान से बेटा, इस टाइप के क्वेश्चन को करेंगे कैसे? ये मेरा मेथड 1 है, ये मेथड 1 है। ठीक है जी, तो मेथड 1 में हम क्या करेंगे, आपको जो दिया हुआ है उसमें हम फॉर्मूला डाल देंगे। देखो, देखो जी, स्टार्टिंग में क्या था, आपको दिया था टीपीएम है, अगर मैं फॉर्मूले में डालूंगा तो ए प्लस एम माइनस 1 इंटू डी, सॉरी एम नहीं, पी है ना, तो ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू में एम। फिर टी क्यू दिया था, तो इसमें डालेंगे तो ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। बेटा ये मेरा एन हो गया। अब देखो जी, एपी में जब भी इक्वेशन बनेगी हमेशा माइनस होके सोल्व होगी, तो आप फर्स्ट माइनस सेकंड करोगे, तो मैंने माइनस माइनस माइनस, ए से ए कट जाएगा, ये हो गया p माइनस 1 माइनस क्यू प्लस 1 इंटू में d इक्वल टू में m माइनस एन, इक्वल टू में m माइनस एन। अब आपका यहां पे क्या हुआ बेटा, 1 से 1 कट गया, 1 से 1 कट गया। तो देखो जी, नेक्स्ट स्टेप क्या बन रहा है, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या बन रहा है जी, देखिए जी, तो d आपका आ गया m माइनस एन अपॉन में p माइनस क्यू। ठीक है, अब फर्स्ट टर्म निकालनी है तो आप किसी भी एक फॉर्मूले में डाल दो। मैंने पुट कर दिया इन फर्स्ट, मैं इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रहा हूं बेटा, मैंने इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया, तो फर्स्ट इक्वेशन थी a प्लस पी माइनस 1, और यहां पे मैं d की वैल्यू डाल दूंगा m माइनस एन अपॉन p माइनस क्यू। वैसे फर्स्ट टर्म ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा कम पूछते हैं, और इधर ये मेरा हो जाएगा m, तो देखो फर्स्ट टर्म आपकी हो जाएगी m माइनस एन p माइनस क्यू इंटू में p माइनस 1 और माइनस में m, बस ऐसे ही छोड़ देंगे जी, ये आपकी फर्स्ट टर्म हो गई। ठीक है, बट इसके बजाय अगर देखो मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं, छोटी सी बात बता दूं, तो आप कहोगे वाह कमाल हो गया सर ये तो, क्या जी वो छोटी सी बात क्या है? जरा एक बार आप देखोगे, वो पॉइंट मैं आपको डिस्कस करता हूं एक बार, जरा देखना क्या बात है। इधर आओ, मैंने कहा क्वेश्चन में टीपी दिया हुआ था, अब ये मेरा स्टैंडर्ड रिजल्ट बन गया, स्टैंडर्ड रिजल्ट 1, स्टैंडर्ड रिजल्ट 1। ठीक है जी, स्टैंडर्ड रिजल्ट 1 क्या कहता है, टीपी दिया हुआ है मुझे m है, और टी क्यू दिया हुआ है n है। तो बेटा d के लिए तुम्हें कुछ नहीं करना, सिंपल याद करना है, राइट वाले नंबर माइनस करके ऊपर लिख दो, और जो लेफ्ट में p और q है उसको नीचे लिख के डिवाइड कर दो, आ गया d, कुछ भी नहीं करना जी। ठीक है, जैसे कि अगर मैं कहता ये क्वेश्चन है, इफ मुझे t10 30 दिया है और मुझे t15 60 दिया है, और मुझे कहते d बताओ, तो मैं करता 30 माइनस 60 और 10 माइनस 15, तो यानी कि -30 अपॉन -5, तो -30 अपॉन -5 का मतलब 6। अच्छा बेटा, अगर आपसे d के बजाय
कोई एक टर्म पूछ ले ये। अगर मुझे कह देते कि आप इसको फाइंड करो T16, तो कुछ नहीं करना, T15 पता है ना, ये क्वेश्चन बहुत बार आया एग्जाम में, T15 पता है ना, उसमें 6 जोड़ दो, डायरेक्ट 66 आ गया। क्यों बेटा, नेक्स्ट T15 पता है और नेक्स्ट चाहिए, तो डी जोड़ते ही आ जाएगा ना। अब आप कहोगे सर अगर मेरे से वो T16 के बजाय मेरे से वो क्या पूछ लेते, देखो जी, T16 ना पूछते वो मेरे से, बल्कि मेरे से क्या पूछ लेते, सेम क्वेश्चन में वो मुझे कह देते कि आप जो है ना फाइंड करो T40, तो बेटा तब डायरेक्ट नहीं हो पाता। पहले आप क्या करते, कोई भी एक इक्वेशन बना के, कोई भी एक इक्वेशन बना के पहले क्या करेंगे, कोई भी हम एक इक्वेशन बनाएंगे, जैसे कि T10 वाली बना लेता हूं, तो ये हो गया a+9d 30 है, d की वैल्यू डाल दो बेटा, तो a+9 इंटू कितना, a+9 इंटू 6 इक्वल टू में 30। बेटा a आपका क्या आ गया, a आपका आ गया -24, a आपका -24 आ गया बेटा। फर्स्ट टर्म बेटा इसमें नेगेटिव की है, और उसके बाद 6 जुड़ते जा रहे हैं, ठीक है, तो वो फिर कम होते होते प्लस की होनी शुरू हो जाएगी। आप देख लो कहीं कुछ गलती तो नहीं है, T10 दिया है, T15 दिया है, डी हो जाएगा 30 - 60 माइनस का 30 बचा, 10 - 15 माइनस का 5 बचा, हाँ 6 आ गया प्लस का, ठीक है, तो 9 इंटू 6 54 हो जाएगा, ठीक है जी। अब ए भी बेटा तुम्हें पता लग गया, अब तुम्हें अगर ए भी पता लग गया तो अब क्या करेंगे, देखो जी, ए आपका -24 है, डी आपका 6 है, T40 पूछा है, तो T40 पूछा है तो क्या करेंगे, a+39d, अब a की वैल्यू -24 है, d की वैल्यू 6 है, तो देखो जी 39 इंटू 6 क्या आ रहा है, 234, तो माइनस का 24 प्लस 234, तो 210 आ जाएगा बेटा, ठीक है जी। आई थिंक आपको ये बात समझ आ रही होगी, ठीक है। अब बस हम एक क्वेश्चन और करेंगे अभी, एक क्वेश्चन देखो जी अभी और करते हैं। हाँ जी, ये देखो जी मेरे पास एक क्वेश्चन है, पैटर्न वाला क्वेश्चन ही लूंगा बेटा, मैंने लिया स्टैंडर्ड रिजल्ट 2। देखो आपको क्या कहा, फॉर एन एपी, यहां पे बेटा टीपी दिया हुआ है क्यू, टी क्यू दिया हुआ है पी, तो देखो क्या हो रहा है बेटा, या तो आप ये कहो इंटरचेंज हो रहा है, या फिर ये कहो डायगोनल पे उसके सामने सेम है, डायगोनल पे उसके सामने सेम है। तो आपसे कुछ बातें पूछेंगे, ये फाइंड करो, पहला पॉइंट पूछेंगे डी बताओ। बेटा इस टाइप के पैटर्न के क्वेश्चन में सोल्व करने की जरूरत नहीं है, आप डी को -1 लिख दोगे, हालांकि मैं अभी सोल्व करके भी दिखाऊंगा। फिर अगर आपसे ये पूछ ले फर्स्ट टर्म बताओ, तो बेटा इस पैटर्न के क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, आप इन दोनों को जोड़ो जो राइट में लिखा है, और उसमें से एक कम कर दो। अगर बेटा कोई तुम्हारे से पर्टिकुलर टर्म पूछ ले, जैसे कि पूछा टी आर बताओ, तो भी आपको कुछ नहीं करना, क्या करना है, इन दोनों को जोड़ो और ये माइनस कर दो जी, तो P + Q - R, ठीक है। अगर आपसे पूछ लेते, ये पार्ट कई बार आया है, P + Q बताओ, तो देखो R की जगह पे P + Q लिख दोगे ना, तो P + Q से P + Q कैंसिल होके 0 आ जाएगा। सम का बेटा इसमें नॉर्मली बन तो जाएगा, लेकिन पूछा नहीं जाता, और अगर आपको एक बार ए और डी पता है तो सम पूछ भी ले तो हम निकाल सकते हैं, लेकिन वो करने की जरूरत नहीं है। अब देखो इसके ऊपर मैं एक प्रैक्टिकल कर लेता हूं, इसके ऊपर एक प्रैक्टिकल कर लेते हैं। देखो
इसके ऊपर ये प्रैक्टिकल है जी। मैंने कहा जी एक क्वेश्चन है, क्या है जी 4n AP, ये तो बोलेंगे कि AP है ये। मुझे कहा जी T10 20 है और T20 10 है। अब देखो जी ये आ गया ना डायगोनल पे, तो अब अगर आपको D चाहिए तो वो -1 बनेगा जी। अब देखो -1 क्यों बनेगा, देखना, आपको भी D निकालने का तरीका नहीं बताया था कि राइट वाले नंबर ऊपर माइनस कर देते हैं और लेफ्ट वाले नीचे माइनस कर देते हैं, तो आ गया ना -1, D आपका -1 आ गया। और फिर मैंने A के बारे में क्या कहा, फिर मैंने कहा A कैसे निकालना है, इन दोनों को जोड़ो, तो मैंने किया 20 + 10, 1 माइनस कर दो, तो ये कितना हो गया जी, ये हो गया 29। फिर मैंने कहा कोई टर्म आपको निकालनी है, सपोज मैंने कहा सपोज आपको कहा कि आप इसकी T40 निकालो, तो मैंने क्या बोला, जो भी पूछा है इन दोनों को जोड़ेंगे तो 20 + 10 30 हो गया, और इसी को माइनस कर देंगे तो -10 आ गया बेटा। समझ में आ रही है बात, ठीक है। और अगर मैं T30 की बात करूं तो देखो जब दोनों को जोड़ रहा हूं तो वो 30 आ रहा है, और 30 में से 30 को ही माइनस करूंगा तो 0 हो जाएगा। लेकिन बेटा ऐसा करेंगे कब, ऐसा करेंगे तब जब ये पैटर्न हो। तो मैं अभी आज सिर्फ आपको पैटर्न वाले 2 ही क्वेश्चन बताए हैं, लेकिन मेरे पास ऐसे पैटर्न वाले क्वेश्चन बहुत सारे हैं, ठीक है बेटा, मेरे पास ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे हैं। और बेटा ये मैंने डेमो सेशन बनाया है और रिवीजन वालों को भी काम में आएगा, ठीक है। अगर कोई बच्चा मेरा डेमो देखता है और उसे मेरी गूगल ड्राइव या पेन ड्राइव चाहिए, अभी इनिशियली मैं गूगल ड्राइव दूंगा, तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर डाल दूंगा, व्हाट्सअप नंबर है मेरा, वो उस पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है जी। तो आज का डेमो सेशन यहीं तक जी। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, भगवान आपका भला करे जी।